हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का चल रहा है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म एंड बिहेवियरलिज्म। जो है 2 वीडियो हमारे आ चुके हैं, शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जाके जरूर पढ़िएगा, तभी यह वीडियो समझ में आएगा। हाँ, कुछ बच्चे पूछते हैं मैम या इस एग्जाम के लिए तो प्लीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश का हुआ, चाहे राजस्थान का हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश का हुआ, चाहे बिहार का हुआ, कहीं का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो आपको करना क्या है, सिर्फ करना है आपको अपना सिलेबस चेक। अगर आपके सिलेबस में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद है तो यह वीडियो आपके लिए है। चाहे आप नेट का एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी का एग्जाम दे रहे होंगे, अगर आपके सिलेबस में है तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि इस वीडियो में हम लोगों को क्या क्या मिलता है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं इसको। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो 1928 में पहली बार जो है व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किसने किया। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पहली बार जो है व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था, किस ईस्वी में जो है, किस सन में जो है पहली बार जो है व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। तो 1928 ईस्वी में जो है पहली बार व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। ईस्वी क्या थी, 1928 ईस्वी थी। और जो है पहली बार जो व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया था वह था अमेरिकी पत्रकार, कौन सा पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार फ्रैंक कैंट। अमेरिकी पत्रकार फ्रैंक कैंट ने जो है व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग 1928 ईस्वी में किया था। आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 1928 ईस्वी में अमेरिकी पत्रकार फ्रैंक कैंट ने जो है व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया था। आप लोग समझ गए होंगे इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। जबकि व्यवहारितावाद, अगर व्यवहारितावाद पूछा गया कि व्यवहारितावाद शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो व्यवहारितावाद शब्द का प्रयोग किसने किया था, जेम्स वाटसन। किसने किया था, जेम्स वाटसन ने जो है व्यवहारवादिता जो है शब्द का प्रयोग किया था। तो आप लोग समझ गए होंगे 1928 ईस्वी में अमेरिकी पत्रकार जो है फ्रैंक कैंट ने जो है व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन व्यवहारवादिता शब्द का प्रयोग जो है जेम्स वाटसन ने किया था। आप लोग समझ गए होंगे, दोनों ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवाद का जो है जनक किसे माना जाता है। तो व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, व्यवहारवाद का जनक जो माना जाता है डेविड ईस्टन महोदय को। किसको, डेविड ईस्टन महोदय को जो है व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। डेविड ईस्टन महोदय को जो है व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अमेरिकी पत्रकार फ्रैंक कैंट ने जो है 1928 ईस्वी में किया। व्यवहारवादिता शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जेम्स वाटसन ने किया। व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, तो व्यवहारवाद का जो जनक माना जाता है डेविड ईस्टन महोदय को माना जाता है। किसको माना जाता है, डेविड ईस्टन महोदय को माना जाता है। चलिए सारे पॉइंट्स आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ईस्टन की पुस्तक का नाम क्या है, ईस्टन की पुस्तक का नाम क्या है जिसमें उन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत दिया है।
डेविड ईस्टन की उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें जो है डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया? व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है। उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो वह पुस्तक आती है 1853 ईस्वी में। कब आती है? 1953 में। कब आती है? 1953 में। सॉरी, 1853 नहीं, 1953 में जो डेविड ईस्टन जी की पुस्तक जो प्रकाशित होती है वह 1953 ईस्वी में प्रकाशित होती है। उस पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एन इंक्वायरी इनटू द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल साइंस इनकी पुस्तक है। यह जो है 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसमें जो है डेविड ईस्टन महोदय ने अपने व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिरूपण किया है। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक बार पुस्तक नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एन इंक्वायरी into the status of political science। An inquiry into the status of political science जिसमें जो है डेविड ईस्टन ने अपना व्यवहारवादी सिद्धांत दिया है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। चलिए, हाँ, ईस्टन ने व्यवहारवाद के निम्न लक्षण बताए हैं। इनकी पुस्तक जो है 1953 ईस्वी में आती है और उसमें इन्होंने जो है व्यवहारवाद के निम्न लक्षण बताते हैं। पहला लक्षण इन्होंने क्या बताया? अध्ययन की इकाई जो है बड़ी नहीं छोटी होनी चाहिए। जो अध्ययन की इकाई है वह बड़ी नहीं छोटी होनी चाहिए। किसने यह लक्षण बताया है? डेविड ईस्टन ने। व्यवहारवाद का पहला लक्षण इन्होंने जो बताया है, अध्ययन की सामग्री जो है छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं। अध्ययन की सामग्री जो है छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं। अध्ययन की इकाई जो है बड़ी ना होकर क्या होना चाहिए? छोटी होनी चाहिए। बड़ी ना होकर छोटी होनी चाहिए। किसने कहा है? डेविड ईस्टन ने कहा है। दूसरा लक्षण हम लोग देखते हैं, राज्यों और संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर व्यक्ति और समूहों का अध्ययन करना चाहिए। राज्यों और संस्थाओं का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि किसका अध्ययन करना चाहिए? व्यक्ति और समूहों का अध्ययन करना चाहिए। किसने कहा? डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के अपने दूसरे लक्षण में इन्होंने बताया कि जो है राज्यों और संस्थाओं का जो है अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि किसका अध्ययन करना चाहिए? व्यक्ति और समूहों का अध्ययन करना चाहिए। किसने कहा? डेविड ईस्टन महोदय ने कहा। डेविड ईस्टन महोदय ने कहा कि राज्यों और संस्थाओं का जो है अध्ययन नहीं, बल्कि व्यक्ति और समूहों का अध्ययन करना चाहिए। पहला पॉइंट इनका क्या था? अध्ययन की इकाई जो है बड़ी ना होकर छोटी होनी चाहिए। दूसरा इनका जो लक्षण है, इन्होंने अपने दूसरे लक्षण में बताया कि जो अध्ययन जो है राज्यों और संस्थाओं का ना होकर बल्कि किसका करना चाहिए? व्यक्ति और समूहों का अध्ययन करना चाहिए। तीसरा लक्षण हम लोग देखते हैं, अध्ययन एवं शोध का जो
उद्देश्य है वह सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए। अध्ययन एवं शोध जो करने चाहिए उसका जो है उसके माध्यम से किसका निर्माण करना चाहिए? सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए। इनका तीसरा लक्षण है अध्ययन एवं जो शोध का उद्देश्य होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? अध्ययन एवं शोध का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सिद्धांतों का निर्माण। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। अंतः अनुशासनात्मक मतलब ऐसा अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे व्यक्ति में जो है स्वतः अनुशासन की भावना उत्पन्न हो। ऐसे अध्ययन सामग्री पर जोर देना चाहिए। किसने कहा? डेविड स्टर्न महोदय ने कहा। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मूल्यों के स्थान पर तथ्यपरक अध्ययन होना चाहिए। मूल्यों के स्थान पर जो है तथ्यपरक शिक्षा देनी चाहिए। मूल्यों के स्थान पर तथ्यपरक शिक्षा देनी चाहिए। छठा देख लेते हैं। तकनीकी प्रविधि पर बल जिसमें वैज्ञानिक प्रविधियों और गणितीय तकनीकों का प्रयोग किया जाए। इन्होंने कहा कि तकनीकी प्रविधि पर बल जिसमें जो है वैज्ञानिक और गणितीय प्रविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसे जो है सिद्धांतों की शिक्षा जो है देनी चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। स्टर्न ने व्यवहारवाद के निम्न जो है 6 लक्षण बताए। पहला लक्षण इन्होंने बताया कि अध्ययन की इकाई जो है बड़ी ना होकर छोटी होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया राज्यों और संस्थाओं के अध्ययन ना करके किसका अध्ययन करना चाहिए? व्यक्ति और समूहों का अध्ययन करना चाहिए। फिर इसके बाद इन्होंने तीसरा जो बताया अध्ययन एवं शोध का उद्देश्य जो क्या होना चाहिए? सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए। चौथा इन्होंने बताया जो है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर, यह जो है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे व्यक्ति में जो है स्वतः अनुशासन की भावना उत्पन्न हो। आप लोग समझ गए होंगे। मूल्यों के स्थान पर जो है तथ्यपरक और शोधपरक जो है शिक्षा देनी चाहिए। आगे देखते हैं। इन्होंने छठा जो अपना बताया तकनीकी प्रविधि पर बल जिसमें वैज्ञानिक और गणितीय प्रविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा अध्ययन किया जाना चाहिए। किसने बताया? डेविड स्टर्न ने बताया व्यवहारवाद के अपने 6 लक्षणों में। आप लोग समझ गए होंगे। अगर इन 6 लक्षणों में कोई भी लक्षण पूछा गया तो आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि जो है कई बार हम रिपीट करके बता दिए हैं। अगर पूरा वीडियो आप सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टर्न ने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म के अंतर्गत व्यवहारवाद की 8 विशेषताओं का उल्लेख किया। इसी को जो है प्रासंगिकता का नियम भी कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है। कई बार पूछा जाता है प्रासंगिकता का नियम किसने दिया? तो प्रासंगिकता का नियम जो व्यवहारवाद में दिया है किसने दिया? डेविड स्टर्न महोदय ने दिया है। और प्रासंगिकता का जो नियम के अंतर्गत आते हैं यही 8 लक्षण आते हैं। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें जो है व्यवहारवाद के जो है 8 विशेषताओं का उल्लेख डेविड स्टर्न ने किया है। उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है जो है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियर। द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियर। द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियर। द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियर में जो है डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताओं का उल्लेख किया है। आप लोग समझ गए होंगे। द करंट ऑफ बिहेवियर इनकी पुस्तक है, जिसमें जो है व्यवहारवाद के 8 विशेषताओं को इन्होंने बताया है। इसी को जो है व्यवहारवाद में प्रासंगिकता का नियम भी कहते हैं। जो है प्रासंगिकता का जो इनका नियम है हम आगे पढ़ाएंगे। पहले इसको आप लोग समझ लीजिए।
चलिए, नियमितता। नियमितता पहली विशेषता क्या है व्यवहारवाद की? नियमितता। पहली विशेषता क्या है व्यवहारवाद की? जो अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियर, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियर में पहला जो है व्यवहारवाद की इन्होंने विशेषता बताई है। क्या बताई है? पहली विशेषता है नियमितता। दूसरी विशेषता क्या है? सत्यापन। नियमितता सत्यापन, नियमितता सत्यापन, नियमितता सत्यापन। तीसरी क्या बताई है? प्रविधि। तीसरी क्या बताई है? प्रविधि। नियमितता सत्यापन प्रविधि, नियमितता सत्यापन प्रविधि, नियमितता सत्यापन प्रविधि। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण, नियमितता सत्यापन प्रविधि और क्या है? प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण। मूल्य निरपेक्षता पांचवी कौन सी है? मूल्य निरपेक्षता। पांचवी कौन सी है? मूल्य निरपेक्षता, मूल्य निरपेक्षता। पहली कौन सी है? नियमितता। दूसरी कौन सी है? सत्यापन। तीसरी कौन सी है? प्रविधि। चौथी कौन सी है? प्रमाणीकरण। पांचवी कौन सी है? मूल्य निरपेक्षता। पांचवी कौन सी है? मूल्य निरपेक्षता। छठी कौन सी है? क्रमबद्धीकरण। क्रमबद्धीकरण, इन जो है आठों को हम पढ़ाएंगे। क्रमबद्धीकरण, क्रमबद्धीकरण जो है इनका सातवां कौन सा है? क्रमबद्धीकरण। छठा जो है क्रमबद्धीकरण। सातवां कौन सा है? विशुद्ध विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान। सातवां कौन सा है? विशुद्ध विज्ञान। आठवां कौन सा है? समग्रता और एकीकृत, समग्रता और एकीकृत। यह जो है व्यवहारवाद की 8 विशेषता है। आप लोग लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, व्यवहारवाद का योगदान, व्यवहारवाद का योगदान देख लेते हैं। राजनीति में जो है व्यवहारवाद ने क्या योगदान दिया है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि किसी का योगदान समझना जो है बहुत आवश्यक हो जाता है। जब आप उसका योगदान समझ लेते हैं तब आप उसकी नीतियों को समझ जाते हैं। इसलिए किसी के योगदान को समझना क्या होता है? आवश्यक होता है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि व्यवहारवाद ने जो है राजनीति विज्ञान को क्या क्या योगदान दिया है। तो पहला पॉइंट जो योगदान में आता है, व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को क्या दी है? पहली बात तो नई भाषा। क्या दी है? नई भाषा। आप क्या बोल सकते हैं? व्यवहारवाद ने जो है राजनीति विज्ञान को क्या दिया है? नई भाषा दिया है। दूसरा क्या हो सकता है? शब्दावली है। क्या है? शब्दावली, नई भाषा, शब्दावली। तीसरा क्या हो सकता है? अभी हम पीछे पढ़ा भी चुके हैं, अगर आप समझे होंगे तो उसमें से आप निकाल भी सकते हैं कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है। अभी तक जो हमने पढ़ाया है वहां पर योगदान में उसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं। नई भाषा, शब्दावली और क्या दिया है? प्रविधि, नवीन प्रविधियां, नवीन प्रविधियां, नवीन प्रविधियां। और क्या दिया है? विश्लेषण के तारीख और वैज्ञानिकता की राह दिखलाई। विश्लेषण और वैज्ञानिकता, विश्लेषण की क्षमता और वैज्ञानिकता जो है व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को प्रदान किया है। पहला क्या प्रदान किया? नई भाषा। दूसरा क्या इसने दिया है? नवीन शब्दावली, नवीन प्रविधियां, वैज्ञानिकता। और क्या इसने दिया है? विश्लेषण की क्षमता जो है राजनीति विज्ञान को व्यवहारवाद ने दिया है। आप लोग समझ गए होंगे, हमने जो व्यवहारवाद पढ़ाया है अगर आप उसको अपने दिमाग में रखकर सोचेंगे तो जो है राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का क्या योगदान है जो है आपको क्लियर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा गया तब भी जो है आप निकाल सकते हैं, अपने दिमाग में सोच सकते हैं
कि आंसर यही हो सकता है कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है, वैज्ञानिकता दिया है, विश्लेषण की क्षमता दिया है, नई भाषा दी है, नए जो है शब्द दिए हैं और नवीन प्रविधियां दी है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में जो है कंप्यूटर का प्रयोग, राजनीति विज्ञान में जो है व्यवहारवाद के जो है परिणाम स्वरूप, राजनीति विज्ञान में और क्या परिवर्तन होता है, राजनीति विज्ञान में जो है कंप्यूटर का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग होता है और क्या होता है, मॉडल निर्माण। हम जो है मॉडल निर्माण करके जो है राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। तो मॉडल का भी प्रयोग जो है व्यवहारवाद की देन है और कंप्यूटर का प्रयोग भी राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की देन है। और क्या है, चार्ट निर्माण। जैसे हम ज्योग्राफी में भी मॉडल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में हम यह सब चीज नहीं बनाते थे। लेकिन यह हमें किसने दिया, यह दिया हमें व्यवहारवाद ने। व्यवहारवाद के माध्यम से जो है हम राजनीति विज्ञान में कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे, मॉडल बनाने लगे और क्या बनाने लगे, चार्ट के माध्यम से जो है समझने का प्रयास राजनीति विज्ञान को करने लगे। संरक्षण और नवीन शोध प्रविधियों का विकास हुआ। संरक्षण दिया एवं क्या हुआ, नवीन शोध प्रविधियों का विकास हुआ। तीसरा देख लेते हैं, यद्यपि व्यवहारवाद ने तथ्यों और प्रविधियों को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाने पर बल दिया। और क्या किया, व्यवहारवाद ने जो है तथ्यों को अधिक से अधिक क्या बनाने का प्रयास किया, अधिक से अधिक जो है प्रविधियों को क्या बनाने का, वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। जो राजनीति विज्ञान की प्रविधियां थी, व्यवहारवाद ने जो है उसको अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। तो यह रहा जो है व्यवहारवाद का योगदान राजनीति विज्ञान में। आप लोग समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ने के बाद आप में इतनी जो है बोधात्मक क्षमता का विकास हो चुका होगा कि आप जो है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद से तो क्वेश्चन 100% गलत नहीं होगा। अगर आपके सिलेबस में है तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, घुमा के इधर उधर करके पूछे जाते हैं, बट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए उत्तर व्यवहारवाद।